और नांदेड़ पर विजय प्राप्त कर ली और कोंकण से मुगल फौजदार को बाहर निकाल दिया। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में मुगल सेनापति दिलेर खान को परास्त करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली और दक्कन में मुगलों की दयनीय स्थिति हो गई। दिलेर खान को हराने के पश्चात शिवाजी ने जून 1674 में शानो शौकत के साथ रायगढ़ में राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि धारण की। चूँकि औरंगजेब राजपूत समस्या को सुलझाने में लगा हुआ था, इस कारण शिवाजी को अपने राज्य विस्तार का भरपूर अवसर मिला और उन्होंने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण करके वहां के शासकों से धन एकत्रित किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कर्नाटक का आक्रमण 1677 से 78 ईस्वी था, जिसके दौरान उन्होंने वेल्लोर, जिंजी, तंजौर आदि अनेक किले जीते और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। शिवाजी मराठा साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को 53 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, जिस कारण वे मराठा राज्य को स्थापित प्रदान न कर सके। शिवाजी का राज्य उत्तर में राजनगर सूरत के समीप से दक्षिण में कारवार गोवा के समीप तक फैल चुका था। पूर्व में शिवाजी का राज्य बागलान, नासिक, पूना, सतारा, कोल्हापुर आदि उसके राज्य का अंग थे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के भी अनेक क्षेत्र उसके राज्य में आते थे। ये सभी क्षेत्र स्वराज्य कहलाते थे। स्वराज्य के अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ से वह चौथ और सरदेश मुखी वसूल करते थे। शिवाजी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी का राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ था। प्रशासन में सुविधा की दृष्टि से उन्होंने अपने राज्यों को 2 भागों में बांट दिया था। एक स्वराज्य या मुल्क एकादिम और दूसरा वह क्षेत्र जहां से शिवाजी चौथ वसूल किया करते थे, परंतु वहां के प्रशासन का दायित्व उन पर नहीं था। शिवाजी ने अपने प्रशासन के उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया और जिन स्थानों की राजकीय भाषा उर्दू या फारसी थी, उसके स्थान पर मराठी को राजभाषा बनाया। शिवाजी ने रघुनाथ पंडित हनुमंत के निर्देशन में सरकारी प्रयोग के लिए एक शब्दकोश, राज्य व्यवहार कोश तैयार करवाया। अष्टप्रधान शिवाजी के प्रशासन की मुख्य धुरी थे। अष्टप्रधान 8 प्रमुख अधिकारियों के समूह को कहा जाता था। ये प्रमुख अधिकारी मंत्री थे। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था। वह सभी विभागों का निरीक्षण करता था। वह सभी सरकारी पत्रों और दस्तावेजों पर अपनी मोहर लगाता था और सभी विचित क्षेत्रों को सुरक्षित करने का प्रयास करता था। अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री को कहते थे। वाक्या ए नवीस या मंत्री का वही कार्य था जो वर्तमान गृह मंत्री का होता है। डबीर या सामंत विदेश मंत्रालय का कार्यभार देखता था। सचिव सरकारी पत्र व्यवहार करता था। पंडित राव धार्मिक अधिकारी था। सर ए नौबत या सेनापति सेना का प्रशासन संभालता था। न्यायाधीश का कार्य न्याय व्यवस्था करना था। उपयुक्त सभी मंत्री अपने अपने विभागों की देखभाल तो करते ही थे, लेकिन 3 मंत्री ऐसे थे जो प्रांतीय प्रशासन भी संभालते थे। ये मंत्री थे पेशवा और मंत्री पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्री युद्ध के समय सैन्य संचालन भी करते थे। इन मंत्रियों की सहायता के लिए 8 लिपिकों की भी व्यवस्था की गई थी। ये थे दीवान, मजूमदार, फडनीस, दफ्तरदार, कारखानी, चिटनीस, जामदार और पोटनीस। प्रशासन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था और प्रत्येक प्रांत को मामलातदार के अधीन रखा, जिसकी सहायता अनेक अधिकारी करते थे। राज्य में 18 विभाग थे जिनका निर्देशन अनेक मंत्री करते थे। इन प्रांतों को पैगनों में और पैगनों को गांवों में विभाजित किया। ग्राम प्रशासन पटेल चलाता था, जिसकी सहायता का उत्तरदायित्व पंचायत पर था। शिवाजी ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी थी और उसके स्थान पर अपने अधिकारियों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। इस कारण प्रशासन और मजबूत हुआ था। शिवाजी ने अधिकारियों के पदों को आनुवंशिक
नहीं बनाया। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से स्वराज्य क्षेत्र को प्रांतों में और प्रत्येक प्रांत को 2 या 3 जिलों में बांटा गया था। शाहू के शासनकाल में इन प्रांतों की संख्या 37 थी। शिवाजी ने वंशानुगत राजस्व अधिकारियों कुलकर्णी, पाटिल आदि के पद जिलों से समाप्त कर दिए और उनके स्थान पर नए अधिकारी नियुक्त किए। सभी जिलों के राजस्व अधिकारियों पर सूबेदारों का नियंत्रण था। शिवाजी ने जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि राजस्व एकत्रित करने के लिए राजकीय व्यवस्था की। शिवाजी से पूर्व राज्य को सूबा, सरकार, परगना, मौजा आदि में बांटा गया था, लेकिन शिवाजी ने उसके स्थान पर महल, प्रांत, तरफ, मौजा आदि में विभाजित किया। यद्यपि शिवाजी ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी थी, लेकिन उन्होंने मंदिरों और विद्यालयों को भूमि अनुदान में दी। भूमि को काठी से नापा जाता था, जिसका हिसाब रखा जाता था, और जो भूमि जोतता था उससे सालाना काबूलियत वसूल की जाती थी। शिवाजी उपज का 40% राजस्व के रूप में लेते थे। शिवाजी किसानों का पूरा ध्यान रखते थे और वे अकाल के वक्त उनकी मदद करते थे। मराठों के 2 कर, चौथ और सरदेशमुखी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। चौथ की वसूली बाह्य सुरक्षा के एवज में की जाती थी, लेकिन इस संबंध में जादूनाथ सरकार और एस.जी. सरदेसाई का अलग मत है। शिवाजी वंशानुगत सरदेशमुखों से अतिरिक्त कर लेते थे और उनकी आय का 10% था, लेकिन ईश्वरी प्रसाद के अनुसार देशमुखों के कार्यों का निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करता था, जिसके एवज में उसे जो पारिश्रमिक मिलता था उसे सरदेशमुखी कहते थे, और शिवाजी स्वयं को मराठा बाग का सरदेशमुख कहते थे। शिवाजी की न्याय व्यवस्था प्राचीन हिंदू कानून पर आधारित थी। गांव में पंचायतें न्यायालय की भूमिका निभाती थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि गांवों में फौजदारी के मुकदमे पटेल निपटाया करता था। दीवानी और फौजदारी की अपील न्यायाधीश सुनता था। शिवाजी स्वयं भी न्याय किया करते थे। अंतिम न्यायालय को हाजिर मजलिस कहा जाता था। शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में किलों का प्रमुख स्थान था। शिवाजी के पास लगभग 280 किले थे। शिवाजी इनके रखरखाव और इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते थे। सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ों पर बने किलों का अत्यधिक महत्व था। किले का प्रमुख अधिकारी हवलदार होता था, जिसकी सहायता सूबेदार और प्रभु करते थे। किले की सेना हवलदार के अधीन रहती थी। शिवाजी के पास एक नियमित बड़ी सेना भी थी, जिसके निवास की शिवाजी ने व्यवस्था की थी। शिवाजी की सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी, बंदूक थी और नौसैनिक भी शामिल थे। घुड़सवार शिवाजी की सेना के प्रमुख भाग थे, जिन्हें पग कहा जाता था। इसकी गति काफ़ी तेज थी और मराठों की सफलता इसी पर निर्भर करती थी। इसकी संख्या 30 और 40 हज़ार के बीच थी। 25 सैनिकों के ऊपर एक हवलदार था और 5 हवलदारों के ऊपर एक जमालदार, 13 जमालदारों के ऊपर एक हजारी और 5 हजारियों के। बाकी अगले पार्ट में।